नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस आंसर राइटिंग सेशन। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपने दो बेहतरीन सवालों को, दो बेहतरीन टॉपिक को, और आपके आंसर्स को हम लोग रिव्यू करेंगे। इंट्रो कैसा होना चाहिए, बॉडी कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, सभी बातें हम आपको बताएंगे। पहला सवाल हमारा है राइट टू रिलीजन पर। डू यू थिंक दैट राइट टू रिलीजन जो मेंशन किया गया है आर्टिकल 25 से 28 में, वो भारत को एक सेकुलर स्टेट बनाता है? क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। क्रिटिकली एनालाइज करने का मतलब ये है कि आप पहले बताएंगे कि हाँ, सेकुलरिज्म हमारे यहाँ स्टैब्लिश करता है आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक के जो प्रोविज़न है वो। फिर उसके बाद बताएंगे कि सेकुलरिज्म हमारे यहाँ है तो, मगर वो कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है, कुछ इश्यूज़ फेस कर रहा है। उन आप इश्यूज़ को लिस्ट करेंगे। तो आपका जो इंट्रो है वहाँ पर पहले डिफाइन कर देंगे कि सेकुलरिज्म होता क्या है इंडियन कंटेक्स्ट में। उसके बाद बताएंगे कि आर्टिकल 25 से 28 तक कैसे सेकुलरिज्म को अपहोल्ड किया जाता है भारतीय संविधान में, भारतीय पॉलिटी में। उसके बाद क्या इश्यूज हैं सेकुलरिज्म के सामने, आप इसको बता देंगे। क्लियर बात? फिर आखिर में आंसर को कंक्लूड कर देंगे। चलिए देखते हैं कि आंसर कैसे लिखना है। पहले बताएंगे आप कि जो सेकुलरिज्म होता है वो स्टेट और रिलीजन के बीच का संबंध बताता है। अगर हमारा कंट्री सेकुलर है तो दो संबंध हो सकते हैं, या तो राज्य और धर्म के बीच में कोई संबंध नहीं होगा, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। इंडियन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये स्टेट जो हमारा देश है, जो सरकार है हमारी, वो हर रिलीजन में इक्वली पार्टिसिपेट करेगा, किसी में भेदभाव नहीं करेगा। अगर किसी धर्म में कुरीति रहेगी तो उसको वो दूर करने का प्रयास करेगा। क्लियर बात है? वेस्टर्न कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो हमारा सरकार है वो धर्म से दूर रहेगा, मगर भारतीय कॉन्सेप्ट कहता है कि चूंकि धर्म ही मेन कुरीतियों की जड़ है, कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए देश को, सरकार को धर्म के पास जाना ही पड़ेगा, धर्म को रिफॉर्म करना ही पड़ेगा। समझ गए बात? मतलब कि ज़्यादा अंतर नहीं रह सकता स्टेट और रिलीजन में। ये भारतीय कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं आर्टिकल पर कि कौन कौन सा आर्टिकल हमारे यहाँ मेंटेन करता है। तो सेकुलरिज्म का दो मेन कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजन। क्या हमारी सरकार धर्म से इक्वल दूरी बना करके रखती है? जी हाँ, बना करके रखती है। आर्टिकल नंबर 25 से 27 में 25 में ये कहा गया है कि जो स्टेट है इसके पास धर्म में इंटरफेयर करने का अधिकार है। क्लियर बात है? धर्म में इंटरफेयर करने का अधिकार है, जैसे कि एनिमल सेक्रीफाइस, इनफेंटिसाइड, इन सब कुरीतियों को दूर करने के लिए जो स्टेट है। अच्छा, जब भी मैं लिखता हूँ ना छोटा वाला स्टेट, इसका मतलब होता है राज्य, जैसे कि यूपी, बिहार, ये सब, यूपी, बिहार, ये सब। जब मैं कैपिटल एस लिखता हूँ इसका मतलब होता है देश, राष्ट्र। समझ गए दोनों में अंतर? ये स्मॉल एस है, ये कैपिटल एस है। स्टेट हमेशा कैपिटल में रहेगा अगर वो राष्ट्र को संबोधित करता है, अगर उसको बताता है तो। ठीक है ना? सरकार ये भी कहती है कि हम धर्म के नाम पर आपसे टैक्स नहीं लेंगे। सरकारी जो मतलब टैक्स पेयर का पैसा है ना, उससे हम लोग किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं करेंगे। क्लियर बात है? तो आर्टिकल नंबर 25 और आर्टिकल नंबर 27 हमारे यहाँ सेकुलरिज्म को अपहोल्ड करता है। आप आर्टिकल वाइज ही बताएंगे कि ये आर्टिकल सेकुलरिज्म को कैसे अपहोल्ड करता है। अगर आपके आंसर में आर्टिकल नहीं लिखा गया है तो आपका आंसर पूरी तरह से सही नहीं है, या फिर जो मैं डिमांड करता हूँ आपका आंसर में क्वालिटी वो नहीं है उसमें। तो इस तरह से लिखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट सेकुलरिज्म में ये है कि इंडिविजुअल और कलेक्टिव धार्मिक राइट दोनों को सिक्योर करना है। मतलब कि एज अ पर्सन आपका क्या अधिकार है? आपका अधिकार है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। सरकार आप पर कोई धर्म फोर्स नहीं कर सकता। आपको मानना है मानिए, ना मानना है नास्तिक रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। कलेक्टिव राइट को भी इंश्योर करता है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू लोगों का जो अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करता है, मुस्लिम का जो अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करता है। मतलब कि एज अ कलेक्टिव ग्रुप आपके अधिकार को प्रोटेक्ट किया जाएगा। समझ गए बात? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी निकाला है एक डॉक्टराइन। कौन सा डॉक्टराइन? नेसेसिटी वाला। अगर कोई प्रोविजन आपके धर्म का कोर है तो स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता।
मगर अगर आपके धर्म की कोई बात आपके धर्म के कोर में नहीं आती तो स्टेट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू धर्म में कई सारी ऐसी कुरीतियां हैं जो धर्म का पार्ट नहीं है, उसको बस बाहर से आडंबर के रूप में लगा दिया गया है। वैसे ही इस्लाम धर्म में जो लाउड स्पीकर वगैरह हैं, ये इस्लाम धर्म का पार्ट नहीं है। हाँ, अजान इस्लाम का कोर है, अजान नहीं है, मतलब अजान हमेशा सुरक्षित रहेगा, मगर जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है मंदिर में, मस्जिद में, ये धर्म का पार्ट नहीं है ना। ये तो हम लोगों ने बना दिया जब जब लाउड स्पीकर का निर्माण हुआ, उसका आविष्कार हुआ। तो अगर सरकार चाहे तो लाउड स्पीकर को बैन कर सकती है। समझ गए बात? तो ये अंतर होता है कोर और नॉन कोर एक्टिविटी में। तो दोनों चीज़ों को हमारा संविधान प्रोटेक्ट करता है, हमारे आर्टिकल्स प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि सबरीमाला केस में जुडिशरी रीएस्टेब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ईथोस ऑफ दिस आर्टिकल, सब 25 से 28 तक का। ठीक है, अब हम बताते हैं कि हमारे सेकुलरिज्म को क्या चैलेंज है। कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद, जो वायलेंस होता है वो, कास्ट और धर्म को पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। हमारे यहाँ जो फंडामेंटलिज्म है, ऑब्सक्यूरिज्म है, दोनों उठ रहा है। ठीक है, फ्रिंज एक्टिविटी ही इसको करते हैं मगर धीरे धीरे उठ रहा है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। भारत का जो सेकुलरिज्म है ना, कहा जाता है कि ये एंटी रिलीजियस है। जैसे कि हिंदू जो शब्द है ये बहुत ही ब्रॉड वर्ड है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भी हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। क्या है? जीवन जीने का एक जरिया, एक तरीका है। ठीक है ना। जैसे कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कई सारे धर्मों का जन्म हुआ है और सब लोग यहाँ पर साथ मिलकर रहे हैं, एसिमिलेट होकर के रहे हैं। पहले हिंदुइज्म कुछ था नहीं, ये वर्ड पहले था नहीं। ठीक है ना, ये बाद में शब्द बना। तो ये जो धर्म जो हमारा पुराना वाला है ये एक तरीका है, जीवन जीने का तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना है। दूसरी बात कहता है कि हमारे यहाँ जो सेकुलरिज्म है वो माइनॉरिटिज्म को प्रमोट करता है। मतलब कि जो माइनॉरिटी धर्म है ना, फोबिया कहते हैं एक तरह से, कि हम माइनॉरिटी धर्म में कोई भी रिफॉर्म करने से कतराते हैं। जैसे कि ट्रिपल तलाक बहुत ही खराब प्रथा थी मगर इसको स्ट्राइक डाउन करने में सालों लग गए, दशकों लग गए। वैसे ही जो पॉलीगैमी की समस्या है, फिर आपका जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये सब लाना है, पॉलीगैमी नहीं लाना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आना है। समझ के बात? तो क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिज्म, ये समस्या हमारे यहाँ देखी जाती है। दूसरी बात, जो इंटरवेंशनिस्ट है इसका ये माना जाता है एक तरह से, मतलब ये बोल करके हम लोग जो सेकुलरिज्म है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ये मेन चैलेंजेस हैं भारत के सेकुलरिज्म के। अब आगे आ जाओ, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में आपको केवल 2 लाइन लिखना है, इतना लंबा नहीं लिखना है। इतना लंबा मैंने आपको दिया है बस पढ़ने के लिए एज ए रेफरेंस। आप केवल ये बोलेंगे कि अ नंबर ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज रिगार्डिंग अ प्लूरल सोसाइटी, मतलब कि हमारा जो समाज है इसके कुछ वैल्यूज़ हैं, इसके कुछ नॉर्म हैं। हमारा जो आर्टिकल है ना वो उसको प्रोटेक्ट करता है, वो उसको प्रमोट करता है। ठीक, बेसिक आइडिया ये है कि जो देश है, जो लॉ हैं, ये धर्म के साथ नहीं मिलने चाहिए, दोनों अलग अलग रहने चाहिए। मगर जहाँ पर ज़रूरत हो तो धर्म को रिफॉर्म करने में लॉ को आगे आना चाहिए, संविधान को आगे आना चाहिए, जहाँ पर भी हमारे नागरिकों का राइट वायलेट होता हो। तो क्लियर बात है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं आपके आंसर को कि आपने कैसा आंसर लिखा है। देखो, सेकुलर मीन्स डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग द रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट रिलीजन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ सेकुलर स्टेट विच सेफगार्ड टू द पीपल इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट इन आर्टिकल 25 से 28। 42nd अमेंडमेंट एडेड द वर्ड सेकुलरिज्म। इसका पहले जरूरत नहीं था। दूसरी बात, इंट्रो को तुम और बढ़िया लिख सकते थे, थोड़ा ढंग से डिफाइन करता है ये वर्ड, क्योंकि सेकुलरिज्म जो वर्ड है ना ये आपको GS 1 में पढ़ना है। सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, सोसाइटी में सब पढ़ना है आपको विस्तार से। तो आपके पास सिलेबस में लिखे हुए हर टॉपिक के बारे में 200 वर्ड का कंटेंट आपको होना चाहिए। याद रखो ये बात हमेशा। सिलेबस में लिखे हुए हर वर्ड पर आपके पास 200 से 250 वर्ड का कंटेंट आपके पास होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो आपके पास इस PPP पर 250 का कंटेंट आपके पास होना चाहिए, 250 वर्ड का, ताकि सवाल आए आप फटाफट लिख दें।
चलो, आपने मेंशन किया आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28, बढ़िया। संविधान मेक्स इंडिया अ सेकुलर स्टेट। इंडियन फिलोसफी ऑफ द सेकुलरिज्म इज रिलेटेड टू सर्वधर्म समभाव, बढ़िया है। मीन्स दैट द डेस्टिनेशन ऑफ द फॉर बाय सेम, ठीक है, बढ़िया। मोड ऑफ सेकुलरिज्म इज अडॉप्टेड बाय वेस्टर्न सोसाइटी वेयर गवर्नमेंट टू सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज ऑफिस, ठीक है। मगर बाबू मैं चलिए देखो, यहाँ तक तुम्हारा आंसर ठीक है। यहाँ के बाद तुमको चैलेंज लिखना था कि क्या चैलेंजेस हैं सेकुलरिज्म के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर गड़बड़ा गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अपना आंसर ठीक करो, ठीक है। इंडिया इज द मोस्ट डाइवर्स कंट्री विथ रिस्पेक्ट टू रिलीजन, बीइंग अ सेकुलर कंट्री डज नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन। तो ये बहुत जेनरिक कंक्लूजन है, प्रिसाइज करो, मतलब कि एक पॉजिटिव सेंस में दो कि सेकुलरिज्म किस तरह से हमारे देश को मतलब कि एक बनाए रखता है, संविधान कैसे इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ठीक करो इसको। शब्दकार जो सभी धर्म को समान दृष्टिकोण रखता है, भारत बनने के बाद से ही एक धर्म परिवार बना हुआ है, जिसकी कहानी लिखनी है। कहानी मत लिखो यहाँ पे, ढंग से प्रिसाइज एकदम पढ़ करके लगे कि हाँ तुमने सवाल को सीधे हिट किया है, क्योंकि तुम्हारे आंसर का जो पहला लाइन है ना उसको पढ़ के आगे पढ़ने का मन करना चाहिए। जब तुम जेनरिक चीज़ें लिखते हो तो मन नहीं करता आगे पढ़ने का, ठीक है। आगे 25 नंबर आंतरिक स्वतंत्रता, ठीक है, बढ़िया। पूजा समारोह विभिन्न अधिकार का अधिकार, ठीक है। धार्मिक अनुसंधान, धार्मिक संस्था बनाने और पोषण का अधिकार, धर्म संबंधित कार्यों के आयोजन का अधिकार। अनुच्छेद 27 व्यक्तियों को किसी विशेष धर्म के पोषक हेतु कर देने हेतु कर टैक्स, ठीक है ना, बाद नहीं किया जाएगा। राज्य कर के रूप में एकत्रित धन का उपयोग किसी भी विशेष धर्म के पोषण में नहीं करेगा, बढ़िया बात है। 28 राज्य द्वारा पूरी तरह से प्रसारित संस्थाओं में धर्म प्रतिबंधित है। मतलब कि 25, 26, 27 ये हमारे देश में जो सेकुलरिज्म है वो इसको इंश्योर करता है। कैसे सर? धर्म और राज्य के बीच में अंतर भी बनाता है और राज्य को ये ताकत भी देता है कि आप धर्म को रिफॉर्म कर सकते हैं, उसमें आप इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है। मगर तुमने सेकंड पार्ट नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ पर समालोचनात्मक के जगह पर केवल विश्लेषण लिखता तब भी तुम्हारा आंसर सेम ही रहता, समझ रहे हो। अगर मैं क्रिटिकली एनालाइज के जगह पर केवल एनालाइज वर्ड लिखता तब भी तुम्हारा आंसर यही रहता। तो अंतर क्या हुआ क्रिटिकली एनालाइज लिखने का? इसका मतलब है ना कुछ क्रिटिसाइज करो वहां पर कि क्या समस्याएं हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला सवाल हमारा है कि प्रधानमंत्री का जो स्वतंत्रता है, इसका जो फ्रीडम है, ये बहुत ही जरूरी है कि क्रूशियल पॉलिसीज और गवर्नमेंट डिसीजन लिया जाए। मगर कोलिशन पॉलिटिक्स में कुछ समस्याएं आती हैं, आपको उसी के बारे में बताना है। करें क्या? सबसे पहले बताएंगे कि प्रधानमंत्री का रोल क्या होता है, उसके बाद ये बताएंगे कि जब गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री का जो रोल है वो किस तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, उनका पावर किस तरह से लिमिट हो जाता है। आखिर में आप कंक्लूड कर देंगे, वे फॉरवर्ड देकर के बता देंगे ना कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए जो सभी गठबंधन के दलों पर बाध्य होगा और सरकार आगे काम करेगी। चलो देखते हैं फिर पीएम करता क्या है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में पीएम रियल एग्जीक्यूटिव होता है, राष्ट्रपति नॉमिनल होता है, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, लीडर ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच होता है। आर्टिकल 74 के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल बनाया जाता है, इसको ये हेड करते हैं और इसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। मगर जब सरकार बनती है कोalition की, जब सरकार बनती है गठबंधन की, तो इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं। जैसे कि एनडीए की सरकार है, अभी बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी उसका एक पार्टी है एनडीए का। तो एनडीए के साथ साथ कई सारे और जो दल हैं ना, गठबंधन दल, वो भी सरकार में शामिल हैं और सबका आइडियोलॉजी अलग अलग है। तो जब अलग, अभी तो खैर ठीक भी है, कांग्रेस के समय में जब कांग्रेस का पूर्ण मेजोरिटी नहीं था तो कई सारे कैसे जो पॉलिटिकल पार्टी है ना वो गवर्नमेंट में शामिल थी और वो अपना चलाती थी बहुत ज़्यादा। जैसे कि आपका एनसीपी है महाराष्ट्र वाला, बंगाल का तृणमूल कांग्रेस है। तो करते क्या थे कि जो प्रधानमंत्री का जो शक्ति है ना उसको काफ़ी लिमिट कर देते हैं। हमने मनमोहन को फर्जी में बदनाम कर दिया कि मैडम की सुनते हैं बस। केवल मैडम जिम्मेदार नहीं थी, जो साउथ की पॉलिटिकल पार्टी थी, तृणमूल कांग्रेस था, एनसीपी था, कई सारे जो पॉलिटिकल पार्टी है ना मिल करके पीएम को कमज़ोर बनाते हैं, अगर पीएम के पास मेजोरिटी अपनी नहीं है तो, ठीक है। हर पार्टी के दलों में कंसेंसस बनाना बड़ा मुश्किल काम है। एक पार्टी को मनाओगे दूसरा पार्टी रूठ जाएगा,
एक पार्टी को गृह मंत्रालय दोगे, दूसरा पार्टी भाग जाएगा, बोलेगा कि नहीं ये मंत्रालय तो हमको चाहिए। तो जो उनके मन का जो मंत्रालय है वो देना, उनके बीच में पॉलिसी के मामले में कंसेंसस बनाना बड़ा मुश्किल काम है। सबका आइडियोलॉजी मिक्स हो जाता है, एक कम्युनिस्ट है, एक सोशलिस्ट है, एक राइट विंग है, एक लेफ्ट विंग है, सबको कैसे मिला करके चलोगे। कश्मीर में जब आर्टिकल 370 मौजूद था तो जो है ना मुफ्ती, उनकी सरकार के साथ बीजेपी का कोalition हो गया था। कैसे हुआ? तो दोनों की आइडियोलॉजी एकदम अलग अलग है, डिसीजन मेकिंग बहुत समस्या आती है। दूसरी बात, जो रीजनल इंटरेस्ट है ना, ये देशहित के ऊपर रख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, तृणमूल कांग्रेस अड़ गई कि बांग्लादेश के साथ डील नहीं होगा तीस्ता वाले पर। एक बात और, फरक्का ब्रिज पर भी समस्या आई थी। मतलब कि इंडिया बांग्लादेश का जो रिलेशन है वो वेस्ट बंगाल डिक्टेट कर रहा था, वैसे ही इंडिया श्रीलंका रिलेशन जो है ना वो तमिलनाडु डिक्टेट कर रहा था, फिशरमैन वाला इशू। ठीक है, कई सारी समस्याएं हैं जहां पर राज्य इन्वॉल्व हो जाती हैं और देश हित साइडलाइन हो जाता है राज्य हित के चक्कर में। ठीक है, आगे देखो, पॉलिटिकल एस्पिरेशन सभी पॉलिटिकल पार्टी का अलग अलग होता है। सभी पीएम बनना चाहते हैं, सभी गृह मंत्रालय के पास जाते हैं क्योंकि पावरफुल है, गृह मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, सब पावरफुल मंत्रालय है, सब लोग उसको पाना चाहते हैं। अब कितने लोग को दें? तो सबका एस्पिरेशन अलग अलग है, नहीं दोगे तो मुंह फुलाएंगे, अपना समर्थन वापस ले लेंगे। तो उनको मंत्रालय दिया जाता है उनके मेजोरिटी के हिसाब से, ना कि उनको कॉम्पिटेंस के हिसाब से। मतलब कि उनमें क्षमता कैसी है इसको ना देख करके, तुम्हारे पास लोकसभा की सीटें कितनी है वो देख करके उनको मंत्रालय दिया जाता है। समझ के बाद कई बार इफेक्टिव एडवाइस पीएम को नहीं मिल पाता पॉलिसी मैटर पर। तो ये मेन समस्याएं हैं जो पीएम को कमजोर बनाती हैं एक गठबंधन सरकार में। ठीक है, अब कुछ पॉजिटिव भी हैं इसके। अगर राज्य की पॉलिटिकल पार्टी केंद्र सरकार में आएंगी तो राज्य को एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है, रीजनल एस्पिरेशन है ना वो दिखता है सेंट्रल लेवल पर भी, डेमोक्रेसी ज़्यादा पार्टिसिपेटिव बनता है, केंद्र और राज्य के बीच में बढ़िया हारमोनियस रिलेशन बनता है। ये पॉजिटिव हैं, मगर समस्याएं भी हैं जो आपको मैंने पहले बताया। फिर क्या करेंगे आप? अंतिम में कंक्लूड कर देंगे कि कोalition गवर्नमेंट का पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अगर सरकार बनती है एक दल की तो बहुत बढ़िया, अगर दो दल की बनती है, ज़्यादा दल की बनती है तो हमको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए, एक एजेंडा बनाना चाहिए कि हम इस एजेंडे पर काम करेंगे ताकि डिस्प्यूट कम हो, फ्रिक्शन गवर्नमेंट में कम हो। तो ये आपका हो गया सेकंड आंसर। क्लियर है? अब हम आपके जवाब को देखते हैं। इन टूडेज टाइम इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एनी सिंगल पोलिटिकल पार्टी टू गेट क्लियर मेजोरिटी। बढ़िया है, शुरू किया बढ़िया तुमने। हेंस फॉर टू और मोर पोलिटिकल पार्टी कम टुगेदर टू फॉर्म गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट। बढ़िया। इन एज आर्टिकल 75 सेज दैट प्रेसिडेंट अपॉइंट। अब तुम्हारा लंबा खींच रहा है, इतना पढ़ने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पास बॉडी आ गया होगा तुम्हारे आंसर का। ठीक है ना, इतना लंबा मत खींचो कि मुझे इंतज़ार करना पड़े तुम्हारे कंटेंट का। ऐसा नहीं होता, पेशेंस नहीं होता एग्जाम का। जिस तरह से तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है वीडियो देखने का, जरा सा कुछ होने के बस वीडियो चेंज कर दिए, पलट दिए, कहीं और चले गए वीडियो देखने, शॉर्ट्स स्किप हो गया। समझ गए? उसी तरह से छोड़ो, नीचे आ जाओ। चैलेंज टू द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन कोलिशन पॉलिटिक्स। कोलिशन गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। हेंस तुम कीवर्ड अंडरलाइन करना शुरू करो। देखो, अंडरलाइन करना कीवर्ड पूरा आंसर लिखने के बाद, वरना होता क्या है ना कि अगर तुम आंसर लिखते टाइम अंडरलाइन करोगे तुमको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा। फिलहाल मैं कह रहा हूँ जब तुम शुरू कर रहे हो आंसर, एक समय ऐसा आएगा जब तुम आंसर लिखते लिखते तुम अंडरलाइन करने लग जाओगे, मगर तब तक तुम अंतिम अंडरलाइन करना कीवर्ड को। ठीक है, देयर इज लॉट ऑफ टाइम वेस्टेज टू गेट नेक्स्ट नोड ऑफ एवरी मेंबर इन कोलिशन। तो ऐसे बोलो ना कि इनफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, चाहे इनएफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, इनएफिशिएंट बोल दो। स्टीयरिंग कमेटी और कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कोलिशन पार्टी एक्ट एज सुपर कैबिनेट, हिंस अथॉरिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम इज अंडरमाइंड। Issues which require quick and hassle-free decision may sometimes get delayed। देखो, तुम पॉइंट अच्छे लिख रहे हो मगर तुम एक पॉइंट लिखने के लिए ज़्यादा वर्ड यूज़ कर रहे हो। ध्यान सुनना, तुम एक पॉइंट लिखने के लिए ज़्यादा वर्ड यूज़ कर रहे हो, इतना ही कंटेंट लिखने के लिए तुम कम वर्ड यूज़ कर सकते हो। ये लिखते लिखते आएगा, तुम इस पर ध्यान देना। कम शब्दों को यूज़ करके उतना ही इन्फॉर्मेशन कैसे दे दिया जाए, ये तुमको सीखना है। ठीक है, अगर तुमने ढंग की लाइन अच्छा ही लिखा होगा। आगे आते हैं।
फ्रॉम योर डिस्कशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट कोलेशन पार्टी हैज़ टू साइड्स। फिर तुमने यहाँ से कंक्लूजन किया, तुमने इतना कंक्लूजन लिखा, कंक्लूजन तुम्हारा एक दो का होना चाहिए। देखो इंट्रो और कंक्लूजन बस होना चाहिए, वो तुम्हारा मार्क्स डिसाइड नहीं करेगा। अगर है तो नंबर मिलेगा, नहीं है तो नंबर कटेगा। मगर तुम्हारा आंसर का जो मेन मार्क्स है ना, तुम्हारे बॉडी पर डिपेंड करेगा कि तुमने कितना हिट किया है क्वेश्चन की डिमांड को। इतना तुमने इंट्रो लिखा, इतना तुमने कंक्लूजन लिखा, तो तुम्हारा एक पन्ना तो तुम्हारे इसे भी चल रहा इंट्रो कंक्लूजन में ही। 1 या 2 लाइन का इंट्रो, 2 लाइन का कंक्लूजन मैक्सिमम, बस काम तमाम। ठीक है बात, चलो आगे देखो। तो ये बातें हो गई आपकी आज की, और आपके मैंने कई सारे आंसर देखे हैं, आपके बेहतरीन आंसर्स हैं। ठीक है ना, तो आप आंसर लिखते रहिए। ये आंसर देखा मैंने, इसके पहले के जो आंसर है वो मैंने देखा आपको, तो आप आंसर लिखते रहिए। आपका आंसर बढ़िया होगा, मैं उसको चेक करूंगा। हाँ, तुम्हारा आंसर मैं देखता हूँ डेली। रंजित राज, तुम्हारा आंसर मैं देखता हूँ डेली, मगर तुमको लेता नहीं पीपीटी में, क्योंकि थोड़ा सा जरूरत इंप्रूवमेंट करने की काफ़ी कुछ ज़्यादा। तो आंसर बाकी लोग का देखो और सीखो। ठीक है, लिखते रहोगे सब अच्छा हो जाएगा। चंदन, तुम्हारा आंसर मैंने पहले चेक कर लिया है, चलो बढ़िया हो गया। डायग्राम तुम देखो कैसे बनता है यहाँ पे सेकुलरिज्म का। ठीक है, चलो ये बातें हो गई। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। कल का जो क्लास होगा ना, वहाँ पर हम बताएंगे ऐसे। मैंने आपको टॉपिक दिया है चेंजेस दैट विल चेंज इंडिया, ऐसा करके टॉपिक है। तो उसको आंसर लिखना और 1200 वर्ड में और सबमिट करना। कल हम तुम्हारे आंसर को देखेंगे। हम कल एक सीखेंगे कि कैसे ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना, वीडियो अच्छा लगे लाइक, खराब लगे डिसलाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।